स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। दोस्तों हम देखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। इसका दोस्तों पहला वीडियो जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है। उसमें हमने अम्ल एवं क्षार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे अम्ल एवं क्षार की प्रबलता, और दोस्तों आगे देखेंगे लवण के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम एक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अम्ल और क्षार की प्रबलता हम कैसे ज्ञात करेंगे? सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक द्वारा। तो सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक क्या होते हैं? तो यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विभिन्न स्थितियों में विभिन्न रंग देते हैं तथा अम्ल एवं क्षार की प्रबलता की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की। दोस्तों ये सूचक होते हैं, जो सार्वभौमिक सूचक होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की विभिन्न स्थितियों में विभिन्न रंग देते हैं। तो इससे हम जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारा विलयन है वो उसकी अम्ल या क्षार की प्रबलता क्या है। अब दोस्तों देखते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल विकसित किया गया है। दोस्तों किसी भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल बनाया गया है। इसे पीएच स्केल कहते हैं। दोस्तों उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस 0 से 14 तक की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। जो स्केल है दोस्तों, इससे हम क्या कर सकते हैं? 0 से 14 तक का जो पीएच है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों कोई भी उदासीन विलयन होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसके साथ दोस्तों आगे देखते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। यदि पीएच मान 7 से कम हो तो वह विलयन अम्लीय होगा। दोस्तों किसी भी विलयन का पीएच मान जब हम निकालेंगे, अगर वो 7 से कम है तो वह विलयन हमारा कैसा होगा? अम्लीय होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं, और 7 से अधिक 14 तक हो तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ये दोस्तों विलयन का पीएच मान 7 से 14 तक, 14 के बीच में आ रहा है तो वह क्षारीय विलयन होगा। दोस्तों ये देखिए पीएच स्केल है, इसे हम कहते हैं पीएच स्केल। यह है पीएच स्केल। देखिए यहाँ पर यह है 7, तो ये 7 क्या होता है? उदासीन। जैसा कि हमें यहाँ बताया गया है कि यदि पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। यदि पीएच मान यहाँ पर 7 आ रहा है तो उदासीन होगा। और स्केल के इस तरफ दोस्तों हम देखेंगे 1 से 6 तक, 1 से 6 तक विलयन, अगर विलयन का पीएच मान 1 से 6 तक आ रहा है तो वहाँ पर विलयन कैसा होगा? हमारा विलयन अम्लीय होगा। यहाँ पर लिख देंगे अम्लीय। और दोस्तों आगे देखते हैं 8 से 14 तक, यानी 7 से अधिक 14 तक अगर पीएच मान आ रहा है तो हमारा विलयन कैसा होगा? विलयन क्षारीय होगा। यहाँ पर लिख देते हैं क्षारीय। यहाँ से दोस्तों देखिए 8 से 14 तक कोई भी आता है यदि, तो वह विलयन हमारा क्षारीय होगा। अब दोस्तों देखते हैं, ये हमें एक स्केल दी गई है। इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि और सांद्रता में कमी। अब देखते हैं, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये मेन मध्य बिंदु है। इससे इधर को जब हम आते हैं ऐसे करके, यहाँ पर क्या हो रहा है? H+ आयन की सांद्रता जो है बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। और इधर दोस्तों क्या हो रहा है? बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? H+ जो ये वाली H+ की सांद्रता है ये बढ़ रही है। इधर जो H+ की सांद्रता ऐसे करके जा रही है, घट गई है, बिल्कुल 0 हो गई यहाँ पर जाके। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि OH- की सांद्रता क्या है? यहाँ पर बढ़ रही है इधर को, और जो इधर को जा रही है तो ये घट रही है। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे कि पीएच मान क्या होता है। दोस्तों देखते हैं पीएच मान क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पीएच मान क्या है। पीएच मान यह हमें बताने में मदद करता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो दोस्तों पीएच मान के बेसिस पर ही हम बता पाते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, आगे इसकी परिभाषा दी गई है, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करता है। इसलिए पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ
हाइड्रोजन कहते हैं इसे। मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की संभावना, जिस पर ये निर्भर है, हाइड्रोजन की संभावना H+ आयन पर निर्भर करता है, यानी हाइड्रोजन की संभावना। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे मिलकर pH बना है। पोटेंशियल और हाइड्रोजन से, इसीलिए इसे हम pH कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें pH मान से रिलेटेड दिए गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। क्या दिया गया है दोस्तों? सबसे पहले बिंदु हमें दिया गया है हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। दोस्तों क्या दिया गया है कि जो हमारा शरीर है वो किस pH पर काम करेगा? 7 से 7.8 pH पर हमारा शरीर कार्य करता है। इससे ज़्यादा या कम होता है तो हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। दोस्तों अम्लीय वर्षा कब कहलाती है? जब pH मान 5.6 से कम हो। अब दोस्तों देखिए आगे, अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, दोस्तों ऐसा होता है जब अम्लीय वर्षा का जल नदी में जाता है तो नदी के पानी का जो pH मान होता है वो कम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का pH मान कम हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमें दिया गया है गेहूं की फसल के लिए क्षारीय मिट्टी तथा सरसों की फसल के लिए मिट्टी का pH 6.0 से 7.5 होना चाहिए। तो दोस्तों एक बात का हमें यहाँ पता चल रहा है कि फसलों के लिए भी मिट्टी का pH मान संतुलित रहना जरूरी है। अगर pH मान जैसे यहाँ पर दिया गया है गेहूं की फसल के लिए क्षारीय मिट्टी चाहिए, अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो दोस्तों गेहूं नहीं तैयार होगा। और यहाँ पर सरसों के लिए pH मान 6 से 7.5 तक दिया गया है। अगर दोस्तों इससे कम या ज़्यादा रहेगा तो उस मिट्टी में सरसों नहीं तैयार होगी। मिट्टी का pH मान अगर 6.0 से 7.5 नहीं है तो। अब दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 हमें दिया गया है हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए और मुंह की अच्छी तरह सफाई करने के लिए क्षारकीय दंतमंजन का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है? दांतों का क्षय, यानी दांत सड़ने लगते हैं, उनमें बदबू आने लगती है और दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, यानी कि दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग करेंगे कि हमारा जो दंत मंजन है वो हम क्षारकीय प्रवृत्ति का लेंगे, यानी कि दंत मंजन जो होगा हमारा वो क्षारकीय प्रवृत्ति का हो तो हम इससे बच सकते हैं। तो हमारे दांतों का क्षय जो है वो रुक सकता है, यानी दंत क्षय रोका जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं 5वां पॉइंट हमें दिया गया है। 5वां पॉइंट दोस्तों में क्या दिया गया है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ देता है। मधुमक्खी जब काटती है दोस्तों तो उसके डंक में एक प्रकार का अम्ल होता है। जब वो काटती है, डंक छोड़ जाती है तो अम्ल भी साथ में छोड़ जाती है, यानी उसके डंक में ही अम्ल होता है, जिससे जलन व दर्द होने लगता है। उसी अम्ल के कारण दोस्तों जब मधुमक्खी काटती है तो जलन और दर्द होने लगता है। बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक से आराम मिल जाता है। दोस्तों जब मधुमक्खी काटती है तो क्या करते हैं? बेकिंग सोडा से हमें आराम मिल जाता है, यानी उस पर बेकिंग सोडा लगाएंगे तो हमें आराम मिल जाएगा। अब दोस्तों बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं हम अगला महत्वपूर्ण, अब हम देखेंगे कुछ अन्य बिंदु में दिया गया है हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह भोजन पचाने में सहायक होता है। अपचयन होने पर HCl अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। इससे मुक्त होने के लिए एंटासिड क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बताया गया कि हमारे पेट जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। और दोस्तों क्या होता है कि अपचयन होने पर HCl अधिक मात्रा में, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। और क्या होता है दोस्तों? इससे हमारे पेट में एसिड बनने लगता है। और दोस्तों इससे बचने के लिए हमें क्या किया गया है? इससे मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों
जब हमारे पेट में एसिड बन जाता है तो हम उसकी क्या का उपयोग करेंगे, एंटासिड जैसे क्षारकों का, यानी कि क्षारकों का प्रयोग करके हम एसिड को ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। यहाँ पर हमें दोस्तों दिया गया है अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। अब दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पे दिया गया है सिरका। तो दोस्तों देखेंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है हमारे सिरका में पाया जाता है। दोस्तों देखते हैं संतरा। दोस्तों संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। ये दोस्तों ध्यान रखिए, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं MCQ। इमली में टार्टरिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल और दोस्तों नींबू में वही सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। और दोस्तों चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक जब चींटी में काटती है तो एक अपना डंक छोड़ जाती है, तो उसमें सिट्रिक अम्ल होने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द और जलन होने लगती है। नेटल का डंक, दोस्तों नेटल का डंक जो होता है वो भी मेथेनोइक अम्ल के कारण होता है, के कारण हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न करने लगता है। अब दोस्तों हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में हम लोगों ने सभी बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह दिए गए थे वो भी जान लिए और अम्ल और क्षार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। हम देखते हैं लवण के बारे में। लवण वे यौगिक जिसके रासायनिक संगठन में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के मूलक पाए जाते हैं उन्हें लवण कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जिस यौगिक में अम्ल और क्षार दोनों के मूलक पाए जाते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर NaCl और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH आदि। जैसे इसमें क्या है NaCl, दोस्तों इसका उदाहरण हम लोगों ने इसी चैप्टर को पढ़ते समय देखा था कि कहाँ पर NaCl लवण बनकर प्राप्त हो रहा है। वहाँ से आप चैप्टर को पीछे करके पहला वाला वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण। अब दोस्तों हम देखेंगे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के जो लवण होते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के जो लवण होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण। तो दोस्तों देखिए, इनका pH 7 होता है, अर्थात यह उदासीन होते हैं। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण जो होते हैं उनका pH मान 7 होता है, अर्थात वह उदासीन होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आगे दोस्तों हमें दिया गया है दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण। तो दोस्तों दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण कैसे होते हैं। तो दोस्तों होते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण का मान 7 से अधिक तथा ये क्षारकीय होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं वो उनका pH 7 होता है और वे उदासीन होते हैं, और जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण होते हैं उनका क्या होता है, pH मान 7 से अधिक, यानी कि वो क्षारकीय होते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे लवण से कुछ रासायनिक यौगिक देखेंगे, लवणों से रसायन बनाना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कोई लवण लेंगे और उससे कोई न कोई रसायन का निर्माण करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब देखते हैं कैसे इसका निर्माण करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्या करेंगे दोस्तों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। तो दोस्तों क्या कहा गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, देखिए यहाँ पर इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार क्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जान लेते हैं अब हम। क्योंकि इसमें क्लोरीन क्लोरो है, या ऐसे काम ला देते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्लोरीन क्लोरो और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसलिए इस क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं हम, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। इसको यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, ये अलग से मालूम पड़े इसलिए क्लोरो क्षार क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन क्लोरो और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। अब दोस्तों देखते हैं इसकी अभिक्रिया। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड
और दोस्तों जल। दोस्तों यही तो यहाँ लिखा था कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी कि उसमें जल भी ऐड कर लेंगे। विद्युत प्रवाहित करने पर, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित यानी कि इसको हीट करते हैं, तो क्या बनता है इधर विद्युत प्रवाहित करें। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं विद्युत धारा। अब दोस्तों हमने यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर दोस्तों बन के तैयार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। वो यहाँ बताया गया था कि होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इन गैसों के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैस और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकल रही हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब दोस्तों देखिए इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। और दोस्तों जान लीजिए कि इस अभिक्रिया में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन किस स्थान पर होती है, हाइड्रोजन कहाँ होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर बनता है। देखिए दोस्तों क्लोरीन जो है हमारा वो कैथोड पर, क्लोरीन हमारा कैथोड पर, और हाइड्रोजन गैस बनती है वो भी कैथोड पर बनती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैथोड पर बनती है। तीनों जो हैं ये हमारे कैथोड पर बनते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। दोस्तों पहला उपयोग दिया गया है कि साबुन उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में होता है। और दूसरा दोस्तों रेयान बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। कागज़ कपड़ा उद्योग में दोस्तों कपड़ा बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अब दोस्तों देखिए प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में, दोस्तों यहाँ पर अभिकारक नहीं अभिकर्मक होगा, अभिकर्मक के रूप में। तो दोस्तों प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे धोने का सोडा के बारे में। दोस्तों अब हम देखेंगे धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे हम धावन सोडा को उत्पन्न करेंगे। तो देखिए दोस्तों बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। दोस्तों पहले क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। और दोस्तों बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ये है बेकिंग सोडा। अब दोस्तों आगे क्या दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। ये दोस्तों एक क्या है, क्षारकीय लवण। अब देखिए दोस्तों कैसे अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों हमें पहले क्या बताया गया था, बेकिंग सोडा को पुनः गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था, गर्म करने पर इसको हीट करेंगे, यानी कि हीट किया, इसको हमने गर्म किया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बना, सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गया है यहाँ से, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिल गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण, यानी कि क्रिस्टलीकरण करने के लिए उसको जल में घोलेंगे, तभी उसके क्रिस्टल जो हैं अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम Na2CO3 को जल से क्रिस्टलीकरण करेंगे, तो यानी कि उसमें हमने जल ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर बन गया है हमारे पास Na2CO3 × 10H2O, जो कि काहे का फार्मूला होता है हमारा, धोने का सोडे का, यानी कि हमारे पास धोने का सोडा बन गया है। ये हमारा है धोने का सोडा। ये हमारा धोने का सोडा बन के तैयार हो गया है। अब दोस्तों देखते हैं कि धोने के सोडा जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। दोस्तों देखेंगे कांच की फैक्ट्री में हम उसका उपयोग करते हैं कांच बनाने में। सबसे पहला नंबर हमें दोस्तों दिया गया है कि कांच बनाने में नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों क्या दिया गया है, साबुन बनाने में। दोस्तों इसका प्रयोग साबुन बनाने में भी होता है। और दोस्तों हमने पिछले
इससे पहले पढ़ा है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका भी उपयोग साबुन बनाने में होता है, और धोने का सोडा जो होता है उसका भी उपयोग साबुन बनाने में होता है। और दोस्तों इसका उपयोग घरों की सफाई में भी किया जाता है। नंबर 3 क्या हो गया, घरों की सफाई में। नंबर 4 दोस्तों क्या है, बोरेक्स। जब दोस्तों बोरेक्स का निर्माण करते हैं तो लेबोरेटरी में हमें इसके धोने के सोडे की आवश्यकता पड़ती है, जब हम प्रयोगशाला में बोरेक्स का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे, अब हम दोस्तों लवण से बिरंजक चूर्ण का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे बिरंजक चूर्ण के बारे में। तो देखिए बिरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 होता है बिरंजक चूर्ण का फार्मूला, यहाँ पर लिख देते हैं CaOCl2। और दोस्तों क्या है दिया गया, हमें दिया गया है कि बिरंजक चूर्ण को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूने का क्या सूत्र होता है, CaOH का होल ट्वाइज, Ca और OH का होल ट्वाइज। अब दोस्तों CaOH का होल ट्वाइज पर क्लोरीन की क्रिया से बिरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण करते हैं। इसका वास्तविक संगठन दोस्तों जटिल होता है, यानी कि इसके जो कण होते हैं इनका वास्तविक संगठन बहुत जटिल होता है, बहुत मजबूत होता है। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइज। अब दोस्तों इसके क्या करते हैं, क्लोरीन की क्रिया से, क्लोरीन की क्रिया कराते हैं इस पर, और दोस्तों क्रिया कराते हैं तो इधर क्या बनता है CaOCl2 यानी कि बिरंजक चूर्ण। ये हमारा है बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण, यहाँ पर हमारा बिरंजक चूर्ण बन जाता है। और दोस्तों क्या बन जाता है, साथ में जल। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक बार कि हमारी ये अभिक्रिया है या बैलेंस है या नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर Ca यानी कि कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी एक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर Cl एक है, Cl 2 है, यहाँ पे भी Cl 2 है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन, यानी कि 2 ऑक्सीजन अभिकारक में भी हैं और उत्पाद में भी हैं। और दोस्तों देख लेंगे, क्या देखेंगे, अब देखेंगे दोस्तों हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और उत्पाद में भी 2 हाइड्रोजन है। तो दोस्तों ये हमारी अभिक्रिया जो है पूर्ण रूप से संतुलित है। अब दोस्तों क्या देखेंगे, हम लोग इसके उपयोग को देख लेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बिरंजक चूर्ण का। दोस्तों बिरंजक चूर्ण का सबसे पहला उपयोग हमें क्या दिया गया है, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में। दोस्तों इसका उपयोग काय में होता है, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। और दोस्तों दूसरा उपयोग होता है पीने का पानी। दोस्तों जो पीने का पानी होता है उसमें बिरंजक चूर्ण डालकर हम उसको शुद्ध कर लेते हैं, यानी कि जीवाणु मुक्त कर लेते हैं। दिया गया है पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तीसरा दोस्तों दिया गया है वस्त्र उद्योगों में। दोस्तों कपड़ों की फैक्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। और दोस्तों चौथा नंबर दिया गया है कागज़ की फैक्ट्री में। तो दोस्तों इसका कागज़ की फैक्ट्री में भी उपयोग होता है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, यानी कि POP के बारे में। तो दोस्तों अब हम POP के बारे में देखें, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखते हैं। यहाँ पर जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू 2H2O। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है जिप्सम का सूत्र, यानी कि ये हमारा है जिप्सम, ये है जिप्सम, जिप्सम। और दोस्तों इसमें हमने क्या किया है H2O, कितना H2O जोड़ेंगे, 1 और 1/2 यानी कि 1.5 H2O। अब दोस्तों यहाँ पर बन रहा है CaSO4 या और 2H2O। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 H2O क्यों जोड़ा, इसलिए जोड़ा यहाँ पर कि यहाँ पर 2 H2O आ जाएं और जो हमारा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, 1/2 H2O को जोड़ा था।
यानी जेल को जोड़ा था। अब दोस्तों देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे जब किसी का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है तो डॉक्टर प्लास्टर करते हैं, तो उस प्लास्टर में दोस्तों जो सफ़ेद पाउडर जैसा लगाते हैं वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी उसी को घोलकर थोप देते हैं उस पर, यानी उसका लेप कर देते हैं। देखिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहले नंबर 1 पे हमें दोस्तों दिया गया टूटी हड्डी जोड़ने में, यानी कि दोस्तों प्लास्टर जब होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है। अब दोस्तों दूसरा उपयोग दिया है मूर्ति में सजावट करने में। दोस्तों जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें सजावट करने में पीओपी का उपयोग किया जाता है, दीवार की सतह को चिकना करने में। दोस्तों प्लास्टर होता है उसके ऊपर जब हम दीवार की सतह को बिल्कुल चिकना करना चाहते हैं तो उसमें पीओपी लगाई जाती है, पीओपी का लेप किया जाता है, उससे दीवार बिल्कुल एकदम चिकनी हो जाती है इस तरह से। दोस्तों अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा बनाने के तरीका। अब दोस्तों हम देखते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। देखिए दोस्तों बेकिंग सोडा फार्मूला होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी और दोस्तों क्या होता है ये असंक्षारक पदार्थ हैं, इनको खाने पे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब देखते हैं इसकी अभिक्रिया किस प्रकार होती है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल प्लस अमोनिया। तो दोस्तों इन 4 चीज़ों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। अब दोस्तों देखते हैं इसकी जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बचता है NaHCO3 यानी कि ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये हमारा होता है बेकिंग सोडा। और देखिए दोस्तों जब हम खाना पकाते समय बेकिंग सोडा को खाना सब्जी वगैरह में डालते हैं या फिर ब्रेड बनाते समय ब्रेड के जो मैदा होती है उसमें डालते हैं, तो दोस्तों ये किन पदार्थों में विभक्त हो जाता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 2NaHCO3 यानी कि हमने क्या किया है बेकिंग सोडा को गर्म किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर Na2CO3 यहाँ पर बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, और दोस्तों यहाँ पर दिया गया H2O जल के रूप में टूट रहा, और तीसरा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस। दोस्तों आपने ब्रेड वगैरह में देखा होगा बबल्स होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग। दोस्तों बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है नंबर 1 पे दोस्तों प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और दोस्तों दूसरा उपयोग होता है यह झागदार वाले यंत्रों में काम आता है। दोस्तों झागदार वाले यंत्रों में काम आता है। अब दोस्तों तीसरा उपयोग दिया है ब्रेड बनाने में, इसका उपयोग हम लोग ब्रेड बनाने में करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। दोस्तों जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा का। और बेकिंग पाउडर को हम कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को मिलाकर यानी टार्टरिक अम्ल को मिलाकर हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और दोस्तों बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग अग्निशामक यंत्र में भी करते हैं, यानी कि आग को बुझाने वाले यंत्र में भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और दोस्तों यही हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद दोस्तों हमारा जो चैप्टर 2 था अम्ल क्षार एवं लवण ये समाप्त हो चुका है। और दोस्तों इसका जो पार्ट 1 है उसका वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।